ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। आज है 27 अप्रैल 2024। पीछे खैर आप मेरे वो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, है ना। आगे आपको एक थंबनेल देखने की आदत है, कोई बात नहीं। आज है 27 अप्रैल 2024। आप ये सेशन मेरा रिकॉर्डेड वर्जन में देख रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त आप ये सेशन देख रहे होंगे उस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाय रोड, कहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। आप इसका प्रीमियम वर्जन देख रहे होंगे जिन लोगों को सुबह 8 बजे इस क्लास को लाइव देखने की आदत है। बाकी जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा होगा, उनके लिए तो सेम वैसा ही है जैसे वो डेली बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, इनकेस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च कर लेना, @KKatpal सर्च करेंगे, जहाँ पर आपको इस क्लास की PDF और अपडेट मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ लर्निंग नीति हमारी ऐप है, वेबसाइट है, जहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे पेड कोर्सेज का कंटेंट मिल जाता है। फ्री क्विजेज वहाँ पर मिल जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग के, प्रीलिम्स, मेंस की। और ये मेरे 2 कोर्सेज हैं, इनके बारे में बात करेंगे लास्ट में। और ये एक हमारा कॉम्बो कोर्स है जो पूरे सारे के सारे हमारे लर्निंग नीति टीचर्स का एक कॉम्बो कोर्स है। इस प्राइस पे आपको मिल जाता है, जहां पर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग दी मॉक टेस्ट। तो ये ऑफर चल रहा है अभी फिलहाल, 20% से ज्यादा का डिस्काउंट है इस पे, अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट, चलिए आज की पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज आई है वो आई है इंडियन बैंक से। इंडियन बैंक ने यहाँ पर टाटा पावर के साथ यहाँ पर एक टाई अप किया है, जिससे सोलर एनर्जी एडॉप्शन को यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। आज की कुछ न्यूज आपको हिंदी में कन्वर्टेड, मतलब कि दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी, बायलैंग्वेज, और कुछ न्यूज इंग्लिश में मिलेंगी। तो प्लीज बियर कीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा समय से पहले कर रहा हूँ, पूरी फाइनल फाइल अभी रेडी हुई नहीं थी, और जियो की मुझे निकलना था तो मैं इसलिए सेशन को रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि आज की फाइल में कुछ न्यूज़ हिंदी में है, कुछ न्यूज़ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश वगैरह ओनली मिलेगा आपको। खैर, जो आपको अपडेटेड मिलेगी करंट अफेयर्स PDF, उसमें मैं सब कुछ अपडेट करके आपको दे दूंगा। जो भी आपको वीकली या मंथली फाइल्स मिलती है उनके सब कुछ मिलता है, उसमें बायलैंग्वेज रहेगा। खैर, शुरुआत करते हैं न्यूज की। और इंडियन बैंक बेसिकली करने क्या वाला है? इंडियन बैंक यहां पर आपका करने वाला है एक टाई अप, जो कि है टाटा पावर के साथ। टाटा पावर के साथ टाई अप किस लिए? टाटा पावर यहां पर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किस संबंधित? सोलर सेल, सोलर एनर्जी से संबंधित, कि घरों में यहां पर आपका रूफटॉप इंस्टॉलेशन जिससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो लगाई जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में यहां पर ये सोलर सिस्टम, जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हैं सौर ऊर्जा को पैदा करने के लिए जो सिस्टम लगाया जाता है वो लगा होता है। और ये सिस्टम के थ्रू जो बिजली उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल घर में अलग अलग जगहों पर किया जा सकता है। जिस तरह से नॉर्मल हम बिजली इस्तेमाल करते हैं वैसे ही उसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको याद होगा पिछले कुछ महीने पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की थी, या कहूंगा अनाउंसमेंट की थी उन्होंने। योजना थी यहां पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। याद आ रहा होगा आपको, देखो फरवरी में की थी इन्होंने अनाउंस, और जिसके तहत यहां पर इन्होंने 1 करोड़ घरों को यहां पर फ्री में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने का कहा था, कि इस योजना के तहत उनको ये उपलब्ध रहेगी। इस योजना के तहत किनको उपलब्ध रहेगी? जो लोग अपने घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन यहां पर कराएंगे, उनको यहां पर कुछ बिजली जो है उसमें से इतने यूनिट्स जो बिजली है उनके लिए यहां पर आपकी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी, उनको साथ ही साथ दूसरी जो बिजली है वो यहां पर कुछ हद तक उनको फ्री मिलेगी। ये योजना थी। अब यहां पर उसी योजना को देखते हुए अब बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उनको अपने घरों में सोलर प्लांट लगाने पड़ेंगे, लेकिन सोलर प्लांट लगाने का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा आता है, इतना आसान तो है नहीं। तो इसलिए सोलर प्लांट को लगाने के लिए इंडियन बैंक, सोलर प्लांट कौन लगा के दे रहा है? टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी है, ये काम करती है सोलर पावर इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अब इसको लगाने के लिए जो खर्चा आएगा, इसको लगाने के लिए जो पैसा लगेगा, उसके लिए इंडियन बैंक सामने आया है। इंडियन बैंक कह रहा है कि हम यहां पर जो भी आपका पैसा लग रहा है उसको हम आपको उसके बदले में लोन दे देते हैं, हम उसका फाइनेंस कर देते हैं आपको। ठीक है, आप अपने घरों में लगाइए। तो ये एक न्यूज का सार है जो मैंने बताया कि योजना आई थी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसके तहत यहां पर आपको मुफ्त बिजली दी जा रही है। लोगों में उत्सुकता हुई, लोग कहते हैं लगाओ,
लगाने का लेकिन खर्चा नहीं है, लगाने का पैसा नहीं है, तो उस लगाने के पैसे के लिए यहां पर आप इंडियन बैंक से यहां पर जाएंगे, वहां से आपको लोन मिलेगा। और लोन यहां पर उन्होंने ऑलरेडी टाटा पावर के साथ टाई अप किया, टाटा पावर से आप इंस्टॉलेशन कराएंगे, इंडियन बैंक यहां पर टाटा पावर को पेमेंट कर देगा आपके भी, पर आपको लोन की जो भी राशि बनती है, जो ईएमआई बनती है, वो आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो न्यूज का एक ऊपर ऊपर का सार है। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी में चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, अमाउंट वगैरह जो भी है इसका स्कीम का, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन बैंक ने अनाउंस किया पार्टनरशिप विद टाटा पावर सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ, टू ऑफर द सोलर एनर्जी अडॉप्शन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स फॉर द इंस्टॉलेशन। ठीक है, उनके इंस्टॉलेशन के लिए उनकी मदद करेगा, जिसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा रहे हैं 3 किलोवाट तक का, और जो कि फर्दर यहां पर एक्सटेंड हो सकता है 10 किलोवाट तक। रेगुलर स्कीम में 10 किलोवाट तक, और इस सूर्य घर स्कीम तक 3 किलोवाट तक यहां पर आपका इंस्टॉलेशन की जा सकती है। इसके तहत रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स जो है वो लोन ले सकते हैं 2 लाख रुपए तक का, तो 2 लाख रुपए तक का उनको लोन मिल सकता है इसके तहत, जिसपे ब्याज रहेगा 7%। 7% यहां पर ब्याज रहेगा इस योजना के तहत, 7% ब्याज पे आपको 2 लाख मिलेगा। और इवन इसमें मार्जिन जो है वो भी केवल 10% है। मार्जिन का मतलब यहां पर क्या है? मार्जिन का मतलब बेसिकली होता है कि जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं बैंक में, तो बैंक, मान लीजिए आपने लोन लिया है, लेना है आपने 2 लाख रुपए का, 2 लाख लेगा, 2 लाख ही लिख लेता हूं, तो 2 लाख रुपए के आपको लोन की डिमांड है। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा आएगा उस चीज को लगाने के लिए। लेकिन बैंक आपको पूरा 2 लाख नहीं देता कभी। बैंक ये कहता है कि भाई साहब 10%, 5%, 15%, 20%, जो भी, ये एक्चुअली स्कीम टू स्कीम वेरी करता है और बैंक टू बैंक भी चीज वेरी करती है। टाइप ऑफ लोन, किस टाइप का लोन है, चाहे हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, एजुकेशन लोन है, किस टाइप का लोन है, तो सभी प्रकार के लोन और अलग अलग बैंक्स में यहां पर जो मार्जिन अमाउंट होती है वो अलग अलग होती है। मार्जिन अमाउंट मतलब कि जो आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक कहता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ पैसा जमा कराइए। 2 लाख रुपए खर्चा लग रहा है तो 2 लाख हम पूरा नहीं देंगे, आप तो 10% अपनी मर्जी से दे दिए, बाकी हम 90% हम आपको देंगे। तो 10% यानी 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए आप अपनी मर्जी से दे दिए, 1,80,000 हम देंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर 2,20,000 ही होते तो हम बैंक से लोन के लेने क्यों जाते? वही तो बात है कि बैंक को भी तो ये चीज देखनी है ना कि भाई साहब तुम्हारे पास सिर्फ 20,000 नहीं है क्या? 2 लाख रुपए तुम लोन कैसे चाहोगे अगर 20,000 रुपए ही नहीं है? बैंक को भी तो वो चीज देखनी है ना। तो मार्जिन से एक प्रकार से आपका इनिशियल भी चीज डिसाइड होती है कि भाई साहब बंदे के पास कुछ पैसा है भी या नहीं है जेब में, ऐसी लेके घूम रहा है, क्योंकि 1 महीने बाद तो आपको किस्त शुरू हो ही जाएगी। मुझे बताओ नहीं होगी क्या? महीने बाद हो जाएगी किस्त, तो शुरू होनी है, तो महीने बाद तुम पैसा नहीं दोगे। किस्त का मैं मानता हूं 20,000 नहीं बनेगा, लेकिन कुछ अमाउंट तो बनेगा। तो इसलिए जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो एटलीस्ट 10 से 20% का एक मार्जिन मनी आपको डिपॉजिट कराना होता है, जो कि वैरी करता है लोन टू लोन, किस टाइप का लोन है, और वैरी करता है बैंक टू बैंक। ठीक है, तो ये चीज आपकी मार्जिन जो है उसमें 10% रहेगा। कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग, कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई चीज गिरवी नहीं रखने की जरूरत। ठीक है, ये उसका मतलब है। ओके, द रीपेमेंट टेन्योर 10 साल में आपको वापस चुकाना है, और ये यहां पर आपका जिस भी तरह से वो चुकाना चाहे वो 10 साल में उसको चुका सकता है। और इसके अलावा क्या है, एलिजिबल एप्लीकेंट्स कैन अवेल लोन अप टू 6 लाख विद मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ 20%। अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आप 20% दे देते हो, पहले 10% था, अगर 20% दे देते हो तो आप 6 लाख रुपए तक यहां पर लोन अवेल कर सकते हो। इंटरेस्ट इसमें 8.4 से 10.8% रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा सा इसमें, और वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका कुछ अमाउंट, कुछ चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। और ये है इंडियन बैंक ने यहां पर पार्टनरशिप किया किसके साथ? टाटा पावर के साथ। सो इंडियन बैंक ने टाटा पावर के साथ यहां पर एक एग्रीमेंट किया है। उम्मीद करता हूं न्यूज समझ में आ गई होगी। न्यूज में 2-4 चीजें हैं जो याद करने में थोड़ी सी आपको अमाउंट जब भी आती है ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, मतलब याद हो जाएगी, समझ में तो आ गई होगी, है ना। बस इस न्यूज में क्या करना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे को चीजों को। प्रधानमंत्री सूर्य घर जो योजना है उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम इस लोन की अमाउंट से, पॉइंट समझ रहे हो? तो ये चीज कनेक्ट हो रही है आपस में, और फिर कनेक्ट होकर कौन बन रहा है? इंडियन बैंक और टाटा पावर दोनों मिलकर यहां पर, मतलब टाटा पावर के पास आप जाओगे, बोलोगे मुझे सोलर प्लांट लगाना है, तो टाटा पावर आपको इंडियन बैंक से कनेक्ट कर देगा, इंडियन बैंक आपको लोन दे देगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूं फंडा क्लियर हो गया होगा। याद रख लेना, अमाउंट 2 लाख तक की इंटरेस्ट इतना 10 साल का, और ये 6 लाख 20% मार्जिन के साथ इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर रहेगा। ठीक है, अगली न्यूज यहां पर देखते हैं। अगली न्यूज क्या आई है? अगली न्यूज आई है यहां पर आपकी टॉप 50 लैंडर्स इन एशिया पैसिफिक बाय असेट्स। पूरी दुनिया में यहां पर नहीं, इन्होंने एशिया पैसिफिक रीजन की बात करी है, तो एशिया पैसिफिक रीजन में यहां पर आपका
टॉप 50 लेंडर्स की बात की गई। लेंडर्स मतलब कि जो यहां पर लोन देते हैं, पैसा देते हैं, टॉप 50। और किस बेस पर? असेट्स के बेस पर। अब असेट्स क्या होती हैं? मैं अगर कॉमर्स की भाषा में बात करूं तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है असेट्स क्या होती है। आप सिंपल सी बात है कि जो आपने देखी होगी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, असेट और लाइबिलिटी। असेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है हमेशा, ये फंडा है, आपकी अकाउंटिंग का फंडा है। तो जो टोटल साइड ऑफ असेट्स है, चाहे वो टोटल साइड ऑफ लाइबिलिटी ले लो, एक ही बात है। तो जो टोटल साइड ऑफ असेट्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप कॉमर्स के नहीं हो तो मेरे ध्यान से बात सुन लेना। असेट्स ऐसी चीज होती है जो कि यहां पर आपके द्वारा ओन की जाती है। मैं उसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन वो आप ही के नाम से होनी चाहिए, आप ही ओनर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास घर है, आपके नाम से है, ठीक है, तो वो आपकी असेट होगी। आपकी कार है, आपके नाम से है। आपकी बाइक है, आपके नाम से है। आपका बैंक अकाउंट है जो उसके अंदर पैसा पड़ा है, वो आपके नाम से है, ठीक है। आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा है, कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, वो आपके नाम से है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपने पैसा दिया हुआ है, आपने बैंक में पैसा एफडी कराई है, चाहे सेविंग खाते में पैसा बढ़ा, वो आपके नाम से है। तो जो भी चीज के आप ओनर हो, आपकी वो मशीनरी है, आपका टू व्हीलर है, आपके कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड ही है, कोई प्लॉट ही है, वो सब जो चीज आपके नाम से आप ओनर हो, आपने पैसा दिया, आपने खरीदा है, वो चीज आपकी असेट कहलाती है। तो आपकी उस असेट का मैं टोटल लगा लूं तो वो टोटल असेट्स हो जाती है। और वही यहां पर बात कर रहे हैं कि जितने भी लेंडर्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, लेंडर्स का मतलब यह है कि जो पैसा देते हैं, पैसा कौन देता है? बैंक्स देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। तो जो बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पैसा देते हैं, उनकी अगर मैं असेट्स लगाऊं तो उनकी असेट्स के हिसाब से मैंने टॉप 50 की लिस्ट निकाली, जिनकी असेट सबसे ज्यादा है टॉप 50 में। तो वो लिस्ट यहां पर सामने देखने को मिली है। अब आपको सर क्या लिस्ट, इससे क्या मतलब निकले, क्या सिग्निफिकेंस है इस लिस्ट का? इस लिस्ट का सिग्निफिकेंस है बैंक के हिसाब से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो कि असेट्स क्या होती हैं किसी एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, कोई उसका हेडक्वार्टर, कोई उसका ऑफिस, कोई रीजनल ऑफिस, जहां पर जो बिल्डिंग उसने खुद खरीद रखी है, तो बिल्डिंग उसकी असेट्स है। बैंक के अंदर जितने भी फर्नीचर, फिक्सर्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, जो भी चीजें यहां पर बैंक्स ने खरीदी हैं, बैंक ने अपना पैसा लगाया है, बैंक उसका ओनर है, वो यहां पर बैंक उसकी असेट्स में आता है। बैंक के पास अगर कोई व्हीकल है अपने, वो बैंक के असेट्स में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट असेट बैंक की जो होती है वो होती है जब आप कोई लोन देते हो। बैंक जिस जिस पर्सन को लोन देता है वो बैंक की असेट है। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको मान लीजिए लोन दिया है, आपको पैसा दिया है, तो बैंक का हक है उस पैसे को वापस लेना, तो वो बैंक की असेट कहलाता है। तो लोन एंड एडवांसेस जो हम बैंक वाले आप लोगों को देते हो, वो बैंक की असेट है, वो बैंक की ओनरशिप है, बैंक का हक है उसको वापस लेना। और बैंक वो हक लेकर रहता है, बैंक आपसे पैसा वापस लेता है, ईएमआई के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस लेता रहता है, आपको चुकाना पड़ता है ना। इसके अलावा बैंक के पास कोई अपन कहीं पर बैंक ने दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बैंक किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक किसी और कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो भी बैंक की आपकी ओनरशिप है, बैंक की वो असेट्स है। तो अब आप ये देखो कि टोटल असेट साइड में दो इंपॉर्टेंट बहुत बड़े कंपोनेंट आते हैं, जो कि यहां पर आपके द्वारा डिपॉजिट किया जाता है पैसा, उसी को तो बैंक यहां पर लोन के फॉर्म में देता है, उसी को तो बैंक इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो पैसा आपने दिया है, बैंक ने उसको सही जगह लगा रखा है, और सही जगह कहां लगा रखा है? उसकी असेट्स में लगा रखा है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो आप कि आपकी असेट साइड का जो टोटल है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी कि मजबूत दिख रहा है वो आपका। क्योंकि क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके डिपॉजिट्स भी तो उतने हैं, और डिपॉजिट्स आपको वापस देने हैं। एज अ बैंकर मुझे डिपॉजिट्स वापस देने पड़ते हैं, मेरी लाइबिलिटी है ना। आपने मुझे पैसा दिया, डिपॉजिट कराया, मैं बैंक हूं, तो मेरी लाइबिलिटी आपको वापस चुकाना। तो उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं लोन दे रहा हूं, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं फिक्स एसेट्स खरीद रहा हूं, है ना। हो रहा है ना ये सब चीजें। तो वही एक ही बात है कि मेरे पास मजबूती है, मुझे वापस भी देना है, और मेरे पास मजबूती है, मैंने लोन भी दे रखा है। तो एक प्रकार से असेट से आप टोटल नंबर ऑफ असेट से, टोटल अमाउंट ऑफ असेट से ये जज कर सकते हो कितना बड़ा बैंक है, कितना साइज है बैंक का। ठीक है, बड़ा बैंक ऑब्वियस है, नाम बड़ा होता है ना उसका। तो वही चीज यहां पर दे रखा है टॉप 50 लेंडर। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका, इस लिस्ट का, कि कितना मजबूत बैंक है, कितना बड़ा बैंक है, वो दिखाया जाएगा इस लिस्ट से। ठीक है, ओके। सो असेट्स का मतलब कितना बड़ा बैंक। ठीक है, तो 3 इंडियन बैंक्स इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीसी बैंक है इस लिस्ट में, टॉप 50 में। रिपोर्ट दी है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने, इसने ये रिपोर्ट दी है।
ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है। एसबीआई के असेट की वैल्यूएशन 780.05 बिलियन है, डॉलर में इन्वेस्टमेंट है, डॉलर में ये असेट साइड का टोटल है। एचडीएफसी का टोटल 464.34 बिलियन है। और अगर मैं तीनों बैंक्स का टोटल लगाऊं तो तीनों बैंक्स का टोटल पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है यहां पर 50.5% से, और टोटल पहुंचा 1.51 ट्रिलियन। अब इसमें से ये माइनस कर लेना, आपको वो तीसरे की वैल्यू आईसीसी की भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में टॉप 4 जो है वो चारों के चारों चाइना के हैं। ये सारे चाइना के हैं, ये सारे चाइना के। ठीक है, और जो इसने टॉप किया है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इसकी असेट 6.30 ट्रिलियन है। अब ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 780 है, ये 6.30 ट्रिलियन है, कितने गुना ज्यादा हो गई, है ना। और ये यहां पर ये तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे रैंक, ग्लोबल नहीं कहूंगा, एशिया पैसिफिक रैंक, ये 20th रैंक आया एसबीआई का, एचडीएफसी का 33 और 48 नंबर आईसीसी का। तो ये उनका टॉप 50 में रैंक आया है इन बैंक्स का। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर हो गया आपका रैंकिंग ऑफ इंडियन बैंक और रैंकिंग ऑफ द टॉप 4 बैंक्स एशिया पैसिफिक रीजन में, चारों के चारों चाइना के, और ये इंडिया के तीनों आ गए। ठीक है, तो ये आपकी असेट्स की रैंकिंग के हिसाब, असेट्स की अमाउंट के हिसाब से हमारे इंडिया के 3 बैंक्स और टॉप 4 मैंने आपको बता दिए, अलोंग विद देयर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कितनी है उनकी, आई होप सो कि याद कर लोगे। अच्छी न्यूज है, बढ़िया न्यूज है, आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं इस न्यूज के। ठीक है, अगली न्यूज है सेलेरिटिक्स एंड दी मैफकोस ने डिप्लॉय किया 1x टू इंप्रूव द बैंक कनेक्टिविटी। ओके, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज दी सेलेरिट्रिक्स, ओके नाम है इसका। और ये यहां पर वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो है, इसकी एक कह सकते हैं, इसका एक टेक्नोलॉजी कह लो, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इसी का पार्ट कह लो। इसने कोलैबोरेशन किया मैफकोस के साथ। मैफकोस क्या है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन। ओके, तो ये है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन है मैफकोस। इसके साथ इसने टाई अप किया, और इसके साथ टाई अप करके क्या, इसने 1x प्लेटफॉर्म जो है वो अपना डिप्लॉय किया है। 1x प्लेटफॉर्म क्या है अब भला? 1x प्लेटफॉर्म बेसिकली ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, ये एक प्रकार के लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यहां पर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप है। ये जो 1x प्लेटफॉर्म है, इस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स को जो होते हैं उनको संभालेगा। समझ लीजिए, एक सेकेंड, सॉरी, सॉफ्टवेयर संभालेगा मतलब मैंने वो जल्दी में बोल दिया। सॉफ्टवेयर मतलब कि इनका जो सर्वर है, जो इनके कस्टमर्स हैं, जो सर्वर है, उसको संभाल लेगा बेसिकली। ठीक है, तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है, जो इनका सॉफ्टवेयर है, जो इनका सीबीएस है, जो भी इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर को, इनको उसको संभालने का, उनके कस्टमर को इंटरेक्ट करने का वो करेगा। ठीक है, तो ओवर 1 लाख ब्रांचेस, एक 1x का जो पोटेंशियल है वो 1 लाख ब्रांचेस का है। ठीक है, 1 लाख ब्रांचेस को ये संभाल सकता है पूरी पूरी। और इसका फोकस यहां पर जो भी है, ये क्रेडिट सोसाइटी की जो कनेक्टिविटी है, मतलब आपस में जो जुड़े हुए ना, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे सीबीएस होता है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसके थ्रू एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कनेक्टेड होती है, तो वैसा ही कुछ सॉफ्टवेयर है 1x का, जिसमें इनका जो माफकोक्स का जो आपका सर्वर है, उसको संभालने के लिए 1x प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 1x प्लेटफॉर्म पे बेसिकली ये काम करेंगे। ठीक है, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में यहाँ पर जो भी इनका पुराना सिस्टम है, वो यहाँ पर नए जो थ्रेट्स हैं या नए वायरसेस वगैरह, उनके अगेंस्ट इतना कारगर नहीं है, तो 1x प्लेटफॉर्म उसकी कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात? आई होप सो कि क्लियर होगी, राइट। सेलिब्रिटिक्स एंड द मैफकोक्स डिप्लॉय 1x, ये दिया है। Okay, अगली न्यूज आई है यहां पर आपकी, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का एक मीटिंग हुई, जो कि वॉशिंगटन में हुई थी। इस इवेंट में यहां पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, कितने मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स? टोटल 10 एमडीबीज ने यहां पर एक साथ मिलकर एक स्कीम कह लीजिए, इनिशिएटिव कह लीजिए, वो लिया है। और वो इनिशिएटिव है ग्लोबल कोलैबोरेटिव को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। ग्लोबल कोलैबोरेटिव को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म यहां पर मिलकर लॉन्च किया है 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने। तो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स ने मिलकर लॉन्च किया है एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव को फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। मैं आगे चलने से पहले थोड़ा सा इसको समझा दूं क्या है ये। बेसिकली जो 10 मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, आप पहले ये देख लो यार कौन से हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है, एक बार पढ़ो इसको, ये 10 के 10 है, इनके नाम पढ़ो। मैं एक सेकंड पानी पी लूं।
ओके, सो आप समझ गए होंगे ये 10 कौन से हैं। ठीक है, तो ये 10 जो बैंक्स हैं ये सारे के सारे मिलकर यहां पर क्या करेंगे, को फाइनेंस मतलब एक साथ मिलकर इनका एक टारगेट है कि हम 300 से 400 बिलियन डॉलर की अमाउंट अगले 10 साल तक जिनको जरूरत है उनको देंगे। इससे पहले आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, सबने, एडीबी पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक भी पैसा देता है, वो देता है। अब ये कह रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर पैसा देंगे, मतलब कि जिसको एक प्रकार से, जैसे बैंक में मैंने बहुत बार आपको कंसोर्शियम एडवांस पढ़ाया ना कि भाई साहब एक साथ मिलकर पैसा दिया जाता है ना, तो वैसा ही कुछ यहां पर आपका पैसा दिया जाएगा कि एक साथ मिलकर यहां पर पैसा देने की बात की गई है इन 10 के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, 10 के 10। ठीक है, तो यहां पर ये इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक तो इन्होंने बनाया है को फाइनेंसिंग पोर्टल। ठीक है, जहां पर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जिसको भी रजिस्टर करेंगे अपने आप को, वो प्रोजेक्ट जो भी जिसके लिए इन्होंने फाइनेंस करना है उसके बारे में डिटेल रहेगी इस प्रोजेक्ट के, इसको वर्ल्ड बैंक देखेगा। एक को फाइनेंसिंग फोरम बनाया है जहां पर एक प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर वेरियस पार्टिसिपेंट्स, जहां पर पार्टिसिपेंट्स खुद डिस्कस कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट मतलब जिनको फाइनेंस चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं किस तरह का फाइनेंस, कैसा फाइनेंस, क्या है फाइनेंस में, वगैरह वगैरह। ये आपस में उनके डिस्कशन के लिए ये बनाया गया है, और ये पोर्टल जहां पर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो शेयर करेंगे जिससे उसको पैसा चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि ये यहां पर 10 है। 10 के नाम याद कर लोगे तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। क्वेश्चन आ सकता है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द मल्टी डेवलपमेंट बैंक विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस को फाइनेंसिंग पोर्टल प्लेटफॉर्म वगैरह में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बेटर है कि आप याद कर लो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो अटक तो नहीं रही है, आई थिंक सो, परफेक्ट, फाइन है, ओके है, ठीक है, सही चल रहा है बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी की खबरें हुई समाप्त। आज भी काफ़ी समय हमने ले लिया इसकी खबरों को समझने में, है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बैंकिंग की हम कर रहे हैं, करंट बैंकिंग के लिए हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो बैंकिंग की न्यूज़ तो अच्छे से पढ़ना लाजमी है। इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड एट द CSIR हेडक्वार्टर फॉर द अर्थ डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर आपका एक क्या किया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक बेसिकली क्या बताता है, क्लाइमेट क्लॉक यहाँ पर कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने समझ लीजिए, ये देखो ईयर है, 6 साल 259 डेज 15 घंटे 50 मिनट और 37 सेकंड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों लिखा हुआ, ये कह रहे हैं कि इस दिन 6 साल इतने इतने घंटे इतने इतने दिन में यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका जो हमारी धरती है वो गर्म होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक टारगेट है कि वो टच नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए काम किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, बहुत सारे और एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। कार्बन एमिशन जो आपका कह रहे हैं 2070 तक हम कार्बन नेशन न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारे इंडिया कह रहा है, और भी बहुत सारे देश अलग अलग टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर एक क्या कहते हैं, क्लाइमेट क्लॉक डिजाइन किया गया। और ये ऐसा नहीं है क्लाइमेट क्लॉक को पहली बार है, ये फर्स्ट क्लाइमेट क्लॉक नहीं है, ये लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है। तो ऐसे क्लाइमेट क्लॉक आपको दुनिया में और मिले, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे और भी बहुत सारे क्लाइमेट क्लॉक, सर्च कर लेना यार दुनिया का पहला क्लाइमेट क्लॉक ऐसा करके, दुनिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, तो आपको कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये क्लाइमेट क्लॉक जो इंडिया का है, इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है। आई होप सो क्लाइमेट क्लॉक समझ गए होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर सेट टारगेट को हम लेकर चल रहे हैं कि अगर इंडिया ने टारगेट ले लिया कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएंगे, तो क्या करेगा यहां पर, ये क्लाइमेट क्लॉक में हम उस टारगेट को सेट कर देंगे। फिर वो क्लाइमेट क्लॉक क्या टारगेट दिखाएगा, इतने साल इतने घंटे इतने मिनट तक हमने ये डिसाइड किया है। तो फिलहाल ये 1.5 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट क्लॉक ये दिखा रहे, डिग्री सेल्सियस वो जो गर्म होती है धरती, उसका यहां पर टारगेट लेकर चल रहा है ना, उसको इतने टारगेट में हमने अचीव करना है। ठीक है, तो वो चीज यहां पर दिखाई जा रही है। कहां पर सेटअप किया गया, न्यू दिल्ली में यहां पर एक हेडक्वार्टर है किसका, CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहां पर इसको सेटअप किया गया है। ओके, आई होप सो कि क्लियर होगा पॉइंट आपको। अगली न्यूज यहां पर आई है, CDOT और IIT जोधपुर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। CDOT एंड IIT जोधपुर ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जो कि एग्रीमेंट है ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट का 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क यूजिंग द AI का। तो यहां पर आपका CDOT एंड IIT जोधपुर दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, दोनों मिलकर यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
नेटवर्क मैनेजमेंट, फॉल्ट डिटेक्शन टेक्निक्स बाय यूटिलाइजिंग कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन जनरेटेड विद इन द नेटवर्क लाइक 5G। तो 5G हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इस तरह की चीजों को यहां पर एक साथ मिलकर टैकल करेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए सी डॉट और IIT जोधपुर ने एग्रीमेंट किया, बस इतना याद रख लेना। सी डॉट एंड IIT जोधपुर ने यहां पर दोनों ने मिलकर यह एग्रीमेंट साइन किया है आपस में। ओके, गॉट इट। चल, एयर इंडिया ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया जापान के आना के साथ। जापान का ऑल निप्पॉन एयरवेज है, जापान की एयरवेज का नाम है ऑल निप्पॉन एयरवेज। इसके साथ एयर इंडिया ने यहां पर टाई अप किया, एयर इंडिया ने टाई अप किया यहां पर आपका ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ। ओके, अब ऑल निप्पॉन एयरवेज क्या है, बेसिकली जापान की। अब क्यों टाई अप किया? क्या होता है कि मुझे मान लीजिए कहीं किसी दूसरे देश में जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जापान की बात कर रहे हैं, ऊपर जापान के एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे दूसरे देश में जाना है। तो क्या होगा कि मैं मान लीजिए कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिलती है ना, मान लीजिए यूएस से जाना है, तो यहाँ से हो सकता है यूएस से सीधा ना जाकर आपको क्या मिले, आप इंडिया से जाएंगे, पहले यूरोपियन कंट्री किसी में जाएंगे, मान लीजिए लंदन आप लैंड किए, लंदन से आपको एक नया विमान आप बैठेंगे और उस विमान से फिर आप यूएस से कनाडा पहुंच जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल दिए, ठीक है, इस तरह की कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इंडिया से लंदन की, ठीक है, उसके बाद फिर आपको वहां से वहां की, इस तरह की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप बुकिंग एक साथ हो जाती है, वो तो आपको बता दिया जाता है, वहां पर कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है कि ये फ्लाइट आपस में कनेक्टेड है, आप कर सकते हैं, आपका सामान वामान अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। कईयों में हो जाता है, कईयों में नहीं होता। लेकिन यहां पर आपको दो अलग अलग फ्लाइट्स देखनी पड़ी, टिकट से एक साथ बुक हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जो फ्लाइट कनेक्ट हुई है, जो दूसरी फ्लाइट में आप बैठेंगे, दूसरी एयरलाइन होगी, ऑब्वियस है, वो इंडिया वाली नहीं होगी, तो कहीं और वहां की एयरलाइन होगी। अगर वो एयरलाइन का टाई अप आपकी जो इनिशियल जहां से आप बैठे थे, जिस फ्लाइट में आप बैठे थे, एयर इंडिया बैठे थे, अगर उसका टाई अप वहां की जो इनिशियल वहां से जो फ्लाइट पे आप चढ़ रहे हैं उसके साथ टाई अप है, तो आपको यहां पर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको बार बार क्या होता है, चेक इन करना, ये करना, लगेज इधर उधर, वो उसकी टेंशन नहीं रहती। अगर दो एयरलाइंस का आपस में टाई अप है, तो दोनों एयरलाइंस आपस में टाई अप करके कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के लिए अच्छा रहता है, कस्टमर इजीली यहां पर आपका दूसरी फ्लाइट को बोर्ड कर सकता है, इजीली उसका सामान दूसरी फ्लाइट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो कस्टमर को कोई टेंशन नहीं होती जब इस तरह का टाई अप होता है। तो इसी तरह का टाई अप यहां पर एयर इंडिया ने ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ किया है। इसके तहत पैसेंजर्स को अलाउ किया जाएगा फॉर बोथ एयरलाइंस टू कंबाइन फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड जापान यूजिंग अ सिंगल टिकट। तो एक ही टिकट लगेगी, इंडिया जापान के बीच में आपको जाना है, तो यहां पर एक ही टिकट पे आप, मतलब कि एक कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, मान लीजिए जापान, रास्ते में कोई और जगह जा रहे हो तो कनेक्टिंग है, तो आपको एक ही टिकट लोगे तो आप दूसरी फ्लाइट पर भी चढ़ जाओगे, दूसरी फ्लाइट में प्लेन में भी जा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपके पास एयर इंडिया टिकट है, तो अगर आपको जाना इनकेस आप आगे नेक्स्ट फ्लाइट अपनी ऑल निप्पॉन वाली है कनेक्टिंग, तो आपको एयर इंडिया की फ्लाइट दिखाकर, टिकट्स दिखाकर आप आगे जा सकते हो। तो यहां से एयर इंडिया वाले आपको डायरेक्ट देंगे कहां की फ्लाइट की, जापान की, लेकिन रास्ते में अगर चेंज करनी है तो आपको ऑल निप्पॉन के एयरलाइंस के विमान पे भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये वैसे मेरे लिए थोड़ा समझाना अजीब सा हो रहा था, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं आपको कैसे समझाऊं, कई बार नहीं पता होता ना चीज़ों का, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आपका भी वो दिन आएगा जब आप भी फ्लाइट्स में ट्रैवल करना शुरू करोगे, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में ईजी आ जाएगी, ठीक है। कई बार चीज़ें प्रैक्टिकल वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आई है एक न्यूज HAL और CSIR NAL के साथ। CSIR NAL, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है, इसके द्वारा एक टेक्नोलॉजी बनाई गई, और वो टेक्नोलॉजी है एक आपकी जो LCA तेजस Mk1 है, उसका एक बिस्मिलएमाइड इंजन बे डोर। ये एक वन ऑफ द कंपोनेंट है एक इस विमान का। ये आई थिंक सो, जो मुझे समझ लगी है, ये विमान के कहीं नीचे लगा होता है, इस जगह पर या कहीं पर इस जगह पर लगा होता है, या यहां कहीं होता है। तो इस जगह के कोई एक पार्ट है जिसको यहां पर हम BMI इंजन बे डोर कहते हैं, ठीक है, ओके। अब ये पर्टिकुलरली पार्ट जिस तरह से बनाया जाता है, जो भी इसका डिजाइन है, जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को बनाने की जिम्मेवारी CSIR NAL के पास है। अब CSIR NAL ने क्या किया, इस पार्ट की जो टेक्नोलॉजी, जो बनाने की टेक्नोलॉजी है, उसको उसके राइट जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं HAL के पास। सो HAL के पास इसके राइट्स को यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया CSIR NAL के
यहां पर राइट्स को HCL को यहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो HCL अब अपने लेवल पर इसको बनाएगा इजी वे में। HCL कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस दिस हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कंपोजिट पार्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ LCA Mk1A, इसके लिए बना सकता है। ये एक इंडिजिनस इंडिया में बना हुआ एक एयरक्राफ्ट है फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये आपका रहा HCL एंड CSIR NAL ने साइन किया एक एग्रीमेंट, यहां पर आपका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर LCA तेजस Mk1A इंजन बे डोर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। DRDO ने एक और चीज डेवलप की है और वो है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया। ठीक है, लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, अब सबसे लाइट वेट रहेगी, है ना। आप मूवीज में बहुत बार देखते हो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, तो बस उसी की बात कर रहे हैं हम। बस ये लाइट वेट रहेगी। अब ये इसके न्यूज जब पढ़ोगे ना, तो इस न्यूज को थोड़ा समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बेसिकली इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, कि इसके अंदर टेक्नोलॉजीज बहुत सारी इंक्लूड कर दी गई हैं भाई साहब, है ना। मुझे भी नहीं समझ आ रही, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, न्यूज को समझाने से पहले अपने हाथ खड़े करो, मेरे को भी नहीं समझ आई। इसके अंदर रट्टे मारने पड़ेंगे, अगर आपको समझ में आते बढ़िया बात है, नहीं तो रट्टे मार लेना। ठीक है, तो इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इंडिया का लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी 7.62 into 54 API आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी एम्यूनिशन, जो गोली या कोई ऐसी चीज है, ये उसका वो दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है। इतने वजन या इतने वो जो पियर्स करेगा, जो मोरा पियर्स छेद कर देगा ना आपके, उतने को संभाल सकती है। ठीक है, हाईएस्ट थ्रेट लेवल 6 ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हाईएस्ट लेवल कहा है गोली का, मतलब कि इतना एक बारीकी से या जो भी इसके मापदंड है ना, उसके अकॉर्डिंग इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्रेट को ये संभाल सकती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। DRDO की एक लैब है जो कि कानपुर में है। ठीक है, कानपुर की इस लैब के द्वारा बनाएगी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसका, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कहां से बनाएगी। और इसको टेस्ट किया गया, चंडीगढ़ में एक लैब है, दैट इज टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, चंडीगढ़ में है। वहां पर इसको BIS के इस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां पर टेस्ट किया गया। ठीक है, आजकल तो एग्जामिनर, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन ही पूछ लिया, तो भाई साहब पता नहीं सर्टिफिकेशन ही पूछ ले तो पूछ ले। ये यहां पर सर्टिफिकेशन क्या, मिनिमम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल आर्म्स एंड द एम्यूनिशन। तो ये यहां पर एक मिनिमम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना चाहिए भाई साहब बुलेट प्रूफ जैकेट की जो उसकी क्षमता है ना, उसको तो इसने पार कर लिया। ठीक है, इसको इसने पार कर दिया, और ये हाईएस्ट थ्रेट लेवल भी माना जाता है कि मतलब मिनिमम इतना है और इसको पार कर लेंगे, ये हाईएस्ट थ्रेट लेवल ही है। ठीक है, और ये यहां पर आपका DRDO के द्वारा बनाएगी। कौन सी लैब के द्वारा बनेगी, इसके द्वारा बनेगी, याद रख लेना। किसके द्वारा टेस्ट की गई, इसके द्वारा। और क्या स्पेसिफिकेशन के तहत, BIS के तहत टेस्ट की गई, इस स्पेसिफिकेशन के तहत ये टेस्ट की गई। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ओके है ना। थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसको याद करने में, मुझे पता है ये थोड़े से नंबर अलग से अजीब से हैं, लेकिन आई थिंक सो कि कर लोगे आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली न्यूज थोड़ी सी बड़ी न्यूज है। अगली न्यूज यहां पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से आती हुई, दुनिया में स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को, दैट इज द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिए गए, ये यहां पर दिए गए, मैड्रिड स्पेन में इवेंट हुआ, वहां पर ये दिए गए अवार्ड्स। यहां पर आपके सारे पहले इन अवार्ड्स को देख, चलो इसको ही पढ़ लेते हैं। इसमें 7 कैटेगरीज में चुना गया। 1000 स्पोर्ट्स मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोट किया अलग अलग 70 कंट्रीज से। ठीक है, और ये एक कंपनी है जो कि इंग्लैंड और वेल्स में रजिस्टर्ड है। ठीक है, एवरी ईयर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, 25वां एडिशन है इस बार। और ये अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स वीमेन और टीम्स को दिए गए हैं 2023 की बेहतरीन स्पोर्ट्स प्लेयर, बेहतरीन स्पोर्ट्स वीमेन और टीम्स को यहां पर ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, ओके। अब किस किस को दिए गए हैं, ये तो 8 हो गए ना, पता नहीं 7 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। शोल्डर फॉर 7 कैटेगरीज। अच्छा है, 7 कैटेगरीज में वोटिंग होती होगी, एक कैटेगरी में वैसे चुन लिया जाता होगा। ठीक है, चलो। सो वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविक को मिला टेनिस में। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर एंटेना बोनोमाती। ये बाकी लिखे हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना इनके स्पोर्ट्स के अलावा। ज्यादा नाम नहीं, 8 नाम है, तो याद कर लेना, छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा मैं। ठीक है, पिछले साल शायद क्वेश्चन आया भी था। ठीक है,
पिछले साल शायद क्वेश्चन आया भी था, मुझे याद आ रहा है, शायद कंफर्म कर देना। पिछले साल आया था, उससे पिछले साल आया हुआ है, ये लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो मुझे याद है। अब पिछले साल था, उससे पिछले साल था, ये याद नहीं मुझे, ठीक है। अच्छा, नोवाक की बात करें तो नोवाक को यह पुरस्कार 5वीं बार मिला है। इससे पहले भी यह पुरस्कार उनको मिल चुका 2012, 2015, 2016, 2019 में, ठीक है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा जो एंटेना बोनमाती है, पहली फुटबॉल प्लेयर बनी है जिनको यह पुरस्कार मिला है। स्पोर्ट्स वीमेन कैटेगरी में पहली फुटबॉल महिला को पुरस्कार मिला है ये, इसलिए खास हो जाता है, ठीक है। ये स्पेनिश वीमेन फुटबॉल टीम का पार्ट थी जिन्होंने हाल ही में फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 जीता, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ये हुआ था। इसके अलावा इनको गोल्डन बॉल का पुरस्कार भी मिला था बेस्ट प्लेयर का 2023 फीफा वर्ल्ड कप में। जूड बेलिंगम जो इंग्लैंड की फुटबॉलर है, उन्होंने लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द अवार्ड जीता और ये भी पहली फुटबॉलर बनी जो इस अवार्ड को जीता उन्होंने। इसके अलावा डेडी डी ग्रूट जो कि व्हील चेयर टेनिस प्लेयर फ्रॉम द नीदरलैंड है, इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद द डिसेबिलिटी जीता और ये व्हील चेयर टेनिस के फील्ड में यहां पर दूसरी खिलाड़ी बनी थी। इससे पहले इसी कैटेगरी में एस्थर वेरगीर नाम की खिलाड़ी को भी अमर 2008 और 2002 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। ओके, समझ गए मेरी बात, क्लियर है? ओके, आई होप सो कि न्यूज समझ में आ गई होगी। याद कर लेना, थोड़ी बड़ी न्यूज है लेकिन मैंने सारे आपको चीजें इंपॉर्टेंट ही बताई हैं यहां पर, और सारी चीजें आपको याद करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है इस न्यूज में से। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आने के चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट न्यूज एक्सिस बैंक से आती है। एक्सिस बैंक ने अपने जो अमिताभ चौधरी जी हैं उन एमडी एंड सीईओ को एक बार फिर से 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया, जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 तक इनका कार्यकाल है, लेकिन अभी फिलहाल इनको दोबारा से मंजूरी दे दी गई है और इनको यहां पर रीअपॉइंट कर दिया गया है एक्सिस बैंक का एमडी एंड सीईओ के रूप में। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीना गणेश और गोपाल रमन पद्मनाभन जी को भी यहां पर 4 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया गया है। रविशंकर जी को रीअपॉइंट किया गया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर जी जो हैं उनको एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया और 3 मई 2024 से अगला इनका कार्यकाल यहां पर शुरू हो जाएगा। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए फर्दर इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। सुधीर कक्कड़ द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इनका निधन हो गया। सुधीर कक्कड़ फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इनको कहा जाता है, इनका हाल ही में निधन हो गया। द सुधीर कक्कड़ राइटर थे, क्रिटिक थे, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इनको कहा जाता था। इन्होंने साइको एनालिसिस, इंडियन कल्चर, मैथोलॉजी, रिलीजन, इस फील्ड में काफी अच्छी और बुक्स भी लिखी हैं। द इनर वर्ल्ड, साइक्लो एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन इंडिया। इसके अलावा द सीकर, अ बुक ऑफ मेमोरी, ये भी लिखी है। इसके अलावा इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है, इकोनॉमिक्स में लिया है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और उसके अलावा साइको एनालिसिस में ट्रेनिंग ली एट द सिगमंड फ्रीड इंस्टीट्यूट इन फ्रैंकफर्ट में। इसके अलावा इनको अवार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें कार्डिनर अवार्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बोयर अवार्ड साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन से, गोथ मेडल जर्मनी से एंड द ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी हाईएस्ट फेडरल अवार्ड। तो ये अवार्ड्स भी मिले हैं। तो काफी कुछ है इनके बारे में पढ़ने के लिए, बेसिकली, है ना, याद करने के लिए बहुत कुछ है इनके बारे में, सुधीर कक्कड़ जी के बारे में, है ना। कल भी एक न्यूज आई थी शायद, उसमें बहुत कुछ था याद करने के लिए, मैंने कहा था याद करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। वैसी न्यूज आज भी आई सुधीर कक्कड़ जी के बारे में, तो इनके बारे में भी काफी कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, सो आगे चलते हैं डेज के ऊपर। डेज आज थोड़े से ज्यादा हैं, तो मैं फटाफट से आपको डेज बता देता हूं। 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स। फिर वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम ऑफ एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, जो कि अलाइन करता है वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम माई हेल्थ माई राइट से। फिर 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, बेसिकली ये 25 अप्रैल को इस बार आया है, नहीं तो हमेशा ये 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल को फिक्स है, 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल को, लेकिन इस बार ये 25 अप्रैल को है। तो एग्जाम में देख लेना, पूछ रहे हैं 2025-2024 ईयर का पूछ रहे हैं या फिर यूनिवर्सली पूछ रहे हैं कब ऑब्जर्व किया, कब ऑब्जर्व किया जाता है 4th थर्सडे ऑफ अप्रैल। इस बार कब ऑब्जर्व किया गया वो 25 अप्रैल को। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल चेर्नोबाइल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। ये यहाँ पर रशिया का एक इवेंट हुआ था, यहाँ पर डिजास्टर कहते हैं, थोड़ा एक मूवी वेब सीरीज बहुत कुछ बना हुआ है, जानना चाहो तो सर्च कर लेना, गूगल आपको 5 मिनट की एक छोटी स्टोरी बता देगा, समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यहाँ पर 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है आपकी यहाँ पर आईपी एंड द एसडीजीज, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी।
वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल के बीच में, 24 से 30 अप्रैल के बीच में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है विद द ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अरे ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया, ये क्या चीज है? अच्छा ऐसा कुछ है। अच्छा चलो, आप आज लाइव सेशन देखने वालों, आज तुम्हें रिकॉर्डिंग इसलिए ही मिल रही है क्योंकि मैं इस इवेंट को अटेंड करने जा रहा हूं, या फिर यूं कह लीजिए कि हमने खुद इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। ये इवेंट यहां पर एक जगह पे हो रहा है, और जिस जगह पे हो रहा है वहां पर सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स यहां पर इनवाइट किए गए हैं, ओनली ऑन इन्विटेशन बेसिस यहां पर। और ये अब तक का बैंकिंग की एडटेक इंडस्ट्री, जिसको मैं कह सकता हूं बैंकिंग की प्रेप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सक्सेस सेलिब्रेशन, सबसे बड़ा सक्सेस मीट है ये। खैर आपको अभी इसकी झलकियां दिखाई देंगी जब इवेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसकी झलकियां इस यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर अलग अलग लोकेशंस पर देखने को मिलेंगी, और आप खुद इस इवेंट को देखकर हैरान हो जाएंगे। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में ही बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में ही दिन रात लग गया है, और बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है, बहुत ही शानदार इवेंट होने वाला है। जितने भी आपने इवेंट देखे होंगे उनसे भी कई लेवल अच्छा इवेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज दी नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हमने अभी तक तो आपको बोला ही था कि यस, इस बार लर्निंग नीति ने जो सिलेक्शंस दिए हैं उसने सभी जगह पर तहलका मचाया है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडटेक इंडस्ट्री में भी। और वो आपको नंबर्स जो है उसका छोटा एक सैंपल साइज अभी इस इवेंट में देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्शन लेकर आने वाले हैं, मिलने वाले हैं हमसे। बहुत बड़ा इवेंट उनके लिए हमने रखा है एक जगह पर, जो कि थोड़ा सा अभी बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। सो इसका नाम है विजयोत्सव। इसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने और इसको अटेंड करने, या इसको कह सकता हूँ क्या कहते हैं उसको, डिलीवर करने के लिए मैं अपने परिवार सहित, आपकी स्मृति मैम सहित, हमारे हर्षल अग्रवाल सर सम्मानीय वो भी आएंगे, है ना। सब हमारी लर्निंग नीति टीम के मेंबर्स जो भी हैं, कंटेंट राइटर्स जो भी हमारे टीम में काम करते हैं बैक एंड पे, वो भी रहेंगे, और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की पूरी भीड़ भी आने वाली है। अब तो भीड़ नहीं कहूँगा, अब तो बैंकर कहूँगा, प्राउड बैंकर कहूँगा, वो भी आने वाले हैं। तो खैर झलकियां दिखेंगे इस इवेंट की, आप सभी को उम्मीद करता हूं विजय उत्सव की झलकियां दिखेंगी। और एक और चीज ध्यान रखना, इस विजय उत्सव के मौके पर हम आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी लेकर आ रहे हैं, तो उन सरप्राइजेस का भी वेट कीजिएगा। एक आधे दिन में हो सकता है कि आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं शनिवार को, इस दिन हम शाम को एक लाइव सेशन रखें, इतवार को संडे को हम एक लाइव सेशन रखें, तो जरूर किसी ना किसी दिन एक ऐसा लाइव सेशन होगा जिसमें बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस आपके लिए एज एन एस्पिरेंट। जो बैंकर बन चुके हैं उनको तो इस विजय उत्सव में बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने ही वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या, ताकि आप लोग अगले साल विजय उत्सव जब 2025 ऑब्जर्व किया जाएगा, जब मनाया जाएगा, तो उसमें आप लोग भी शामिल हो और कह सको आई एम अ प्राउड बैंकर, एंड आई एम अ प्राउड बैंकर एंड आई हैव डन दिस, एंड ऑल्सो हम भी कह सकें यस, हमारी मेहनत भी सफल हुई। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, उस इवेंट के लिए भी तैयार रहिएगा। आपको जरूर हम लाइव सेशन में जोड़ेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या है वो सरप्राइजेस। बढ़िया से एंजॉय कीजिए और अच्छे से कीजिए, अपने वीकेंड को देखिए, रिवीजन कीजिए, और मैं सेशन को करता हूं यही समाप्त। सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना और बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लगा सेशन, और हमारे बिग सरप्राइजेस के लिए और इस बिगेस्ट इवेंट के लिए, द फेस्टिवल ऑफ विनर्स, बिग डे बिग सिलेक्शंस, उसके लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं फिर।